हाँ भाई, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कराया था? डेली आया था ट्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कराया था भाई अर्पित? पोटेंशियल फाइंड किया था। कहाँ कहाँ? देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी ना आपने, एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पर और एट एनी पॉइंट, ऐसे हमने पोटेंशियल फाइंड करा था। फर्स्ट था इसका एक्सिस पर, ऐसे करके एक डाइपोल लिया था, है ना, मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस एल होती है, आपको पता है, ये डिस्टेंस भी एल होती है। इसके एक्सिस पर यहाँ पर एक क्या था, पी पॉइंट था। कितना पोटेंशियल आया था बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर पी अपॉन आर स्क्वायर। याद रखो डायरेक्ट ये फॉर्मूले। ये कहां पर था? एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पर इतना पोटेंशियल आता है, ये कल हमने ड्राइव कराया था आपको पूरा फॉर्मूला, है ना। फिर सेकंड पोजीशन क्या लेते हैं? एट इक्वेटोरियल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, इक्वेटोरियल में मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है फिर। और यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस दोनों तरफ से क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, इस वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इक्वेटोरियल में इसमें कोई पोटेंशियल नहीं आता, क्योंकि एक का पॉजिटिव होगा सेम डिस्टेंस पर, एक का नेगेटिव होगा सेम डिस्टेंस पर, टोटल करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड लिया था एट एनी पॉइंट, ये मोस्ट जनरल केस है ना। एट एनी पॉइंट मतलब इस पी पॉइंट को आप कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इक्वेटोरियल पे ना लो, एक्सिस पे ना लो, कहीं भी ले लो इसके अलावा। तो कितनी आई थी बताना क्रिस? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये फैक्टर तो सभी में है ना। उसके बाद पी कॉस थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले यूज होंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के। क्या हो गया? अरे समझ गए? तो ये हम आपको करा चुके हैं, अब इसके आगे का कराएंगे। एक ही तो है, एक तो उधर ही है। का 2.21 देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.21, देखना जरा क्या है। देखो जिसके पास बुक है जल्दी। मिल गया? मिल गया? 2.21 कहाँ है? हाँ यही है। देखो इसमें तुम्हारे पास कहाँ है? बुक ही नहीं मिल रही तुझे? पुरानी मिल जाएगी, पुरानी ले ले। चलो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, फिर देख लो तुम। कह रहे हैं बिंदु 0,0, तथा 0,0, पर दो आवेश -q और +q स्थित है। दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन कई कर चुके हो आप कोऑर्डिनेट वाले। मान लो एक के कोऑर्डिनेट को हम p मान लेते हैं, तो p कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 0,0, -a। और एक दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है, इसको पॉइंट q मान लेते हैं, ये दिया है 0,0, a। एक तो इस वाली लोकेशन पर चार्ज रखा हुआ है, और एक इस लोकेशन पे चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज का एड्रेस दिया हुआ है कि चार्ज कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। इस वाली लोकेशन पे जो चार्ज रखा हुआ है वो माइनस का क्यू है, और इस पे जो रखा हुआ है वो प्लस का क्यू है। तो बता सकते हो ये लोकेशन कहां पर होंगी? जेड एक्सिस पर, क्योंकि एक्स वाई जीरो जेड पर है। ये पॉजिटिव जेड पर है और ये निगेटिव जेड पर है। बिल्कुल, बहुत सही। तो हम बना लेते हैं इसको ग्राफ में, देखो। तो क्योंकि जेड एक्सिस की बात हो रही है तो मैं इसको जेड एक्सिस कह देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, है ना, सीधा सीधा रहेगा हमारा, है ना। तो ये हो जाएगा क्या? एक्स एक्सिस। और ये क्या हो जाएगी फिर हमारी? ये क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस, ठीक है।
तो ये वाली तो पॉजिटिव जेड है, तो निगेटिव जेड की तरफ फिर नीचे की तरफ होगी, तो उसको भी दिखा देते हैं ऐसे करके। देखो ये ब्लू वाली जो लाइन है ये हमारी निगेटिव जेड है, ठीक है। तो बताओ इस ये कोऑर्डिनेट कहाँ है, यहाँ है क्यू, ये कितना है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, ये ओरिजिन है। तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0,0, ए। यहां रखा हुआ है प्लस का क्यू चार्ज, और सेम ए डिस्टेंस नीचे चले जाओ आप, लेकिन नेगेटिव में जाना है, तो ये पॉइंट होगा आपका पी, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0, -a। यहां रखा हुआ है एक माइनस का क्यू चार्ज। ये क्वेश्चन में गिवन है, इतनी बात, इतनी जानकारी हमें, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, इसका अब हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है, ये पलट गए थे, हाँ। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है बिंदु 0,0, और x, y, 0 पर स्थित वैद्युत विभव क्या है। अच्छा, दो पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट में भी फिर से दो पॉइंट दे दिए। कह रहे हैं बिंदु 0,0, और x, y, 0 पर स्थित वैद्युत विभव क्या है। चलो, ए पॉइंट में भी दो पॉइंट दे दिए, इसको अब मैं ए और बी मान लेता हूं। पहला दिया है क्या, 0,0, और बी पॉइंट क्या दिया है, x, y, 0। ऐसे करके दो पॉइंट और दे दिए। इन्हें बताओ ये कहां पर होंगे, ये कहां पर होंगे इसमें बताओ। अरे ये वाला पॉइंट कहां होगा, जेड एक्सिस पे होगा, और ये वाला पॉइंट कहां होगा बताओ, एक्स वाई प्लेन पे होगा, है ना। तो एक्स वाई प्लेन तो हमें बनाना पड़ेगा ना, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये बी वाला, ये इस प्लेन पर है, ये एक्स और वाई का जो प्लेन है, ये ऐसे करके है ना, दोनों ऐसे करके है, तो यहां पर है ये पॉइंट बीच में प्लेन पर, वाई पे भी है कुछ और एक्स पे भी कुछ, जेड पे नहीं है, तो प्लेन पे आ गया फिर। तो मैं ऐसे करके इसका एक प्लेन बना देता हूं। ये देखो एक प्लेन बन गया ना, और इस पॉइंट को हम यहाँ कह देते हैं, ये जो बी पॉइंट है हमारा वो कहाँ है, यहाँ है, एक्स, y, 0। और जेड पॉइंट में यहाँ, ये ए पॉइंट में यहाँ कहीं मान लेता हूँ, 0,0, तो कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं पर स्थिर वैद्युत विभव क्या है। इन इस पर ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर स्थिर वैद्युत विभव पूछा है। पहले क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन समझ गए, नहीं समझे तो मना भी कर रहा हूं। अच्छा समझ गए, तो देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बोला क्या गया है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये दो पॉइंट दिए गए हैं, ये जो पॉइंट है ये बता रहे हैं चार्ज का एड्रेस, के चार्ज कहाँ कहाँ रखे हुए हैं आपके। तो एक तो माइनस वाला चार्ज रखा हुआ है इस वाले एड्रेस पर, तो देखो यहां रख दिया हमने माइनस का चार्ज। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ए है। एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है 0,0, ए पर, यानी यहां पर, सही है, दोनों चार्ज रख दिए। अब पहले पॉइंट में ये बोला गया है कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, मैंने मान लिया वो पॉइंट यहाँ है, 0 एक्स पे 0, वाई पे 0, जेड पर 1। दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ध्यान से, एक्स, वाई और 0, मतलब जेड पे नहीं है ये, एक्स और वाई पर है। तो एक्स पर और वाई पर है, एक्स पे भी है कुछ, वाई पे भी है कुछ। तो ये वाला जो है, देखो ये जो पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस इसकी कितनी है, कोई बता सकता है, ये वाली यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस वही तो है जितनी ये है, तो ये कौन सी एक्सिस है, वाई, वाई एक्सिस पे कितना है ये, वाई है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, वाई, क्योंकि ये दोनों क्या है, वाई वाई है ना, अरे पैरेलल हो गई ना आपस में। ये डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये है, तो ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स हो गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो गई,
एक्स, तभी तो इस पॉइंट का नाम दिया गया है एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, जेड है नहीं इसमें तो जीरो। तो ये जो बी पॉइंट है ये प्लेन पर है। तो कह रहा है इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा टोटल। ये चार्ज रखे हैं कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं ना इससे, तो इस पर पोटेंशियल होगा ना, इस चार्ज की वजह से भी होगा और इस चार्ज की वजह से भी होगा। तो पहले इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालो, फिर ये जो बी पॉइंट है इस पर टोटल पोटेंशियल निकालो इसकी वजह से और फिर इसकी वजह से। समझ गए? इस इन दोनों पॉइंट पर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है। पहले मैं बात करूंगा पॉइंट ए की। ए पॉइंट पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो निकालूंगा, फिर इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो निकालूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, इस पर निकल जाएगा पोटेंशियल। फिर मैं निकालूंगा बी पॉइंट पर, यही सेम काम करूंगा, है ना। तो आप मुझे बताओ पोटेंशियल निकालने के लिए किसी पॉइंट पर हमें क्या चाहिए होता है। सबसे मेन फैक्टर क्या होता है अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज से उस पॉइंट तक की दूरी पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में आर की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस बताती है। बाकी तो सारी टर्म आपको पता होती है, चार्ज भी पता होता है, 1/4 पाई कांस्टेंट होता है। तो अगर आपको ए पॉइंट की डिस्टेंस पता है दोनों चार्जेस से तो आप पोटेंशियल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई बता सकता है कि ये जो ए पॉइंट है ये प्लस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है, इस प्लस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है ए पॉइंट है। ओ क्यू नहीं, बस वैल्यू में बताओ ना, ओ वो तो पॉइंट है ए है, हाँ ठीक है। ऊपर वाली क्या हो जाएगी, ये कितनी है तो ऊपर वाली है कितनी, ये तो पता करनी है, इससे ये डिस्टेंस तो पता करनी है ना। बताओ, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यू ए कितना है, क्यू ए, ये ए क्यू या क्यू ए पूछ रहा हूं मैं तुमसे, डिस्टेंस। क्योंकि ये नहीं पता होगी तो फिर पोटेंशियल कैसे निकालोगे। ए क्यू पूछ रहा हूं मैं तुमसे, बताओ। बता सकता है कोई, सामने डायग्राम है आपके, आराम से बता सकते हो। जेड ए मल्टीप्लाई में, जेड और ए की मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही बताया, जेड माइनस ए। देखो ओरिजिन से ये वाला पॉइंट कितना है, ये जितनी लिखी हुई है वैल्यू उतना ही तो होगा। तो ओरिजिन से ये वाला पॉइंट जेड तक है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जेड है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो हमें चाहिए क्या, ये। तो पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस क्या कर दो, माइनस कर दो ना। तो जेड में से क्या माइनस कर दो, ए। तो क्या मिल जाएगा, जेड माइनस ए। बिल्कुल सही। तो डिस्टेंस ए क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगी, जेड माइनस, समझ गए। अब ये ए पॉइंट की डिस्टेंस किससे निकाली है आपने, प्लस प्लस क्यू से। अब सेम डिस्टेंस किससे निकालनी है, माइनस क्यू से। फिर फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, बात समझ में आ गई। तो अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस पी ए, यानी पी पॉइंट पर रखा है ना माइनस क्यू, तो पी ए बताओ कितना होगा, अब बता दो। डिस्टेंस पी ए बताओ, तो बता दो। माइनस ए प्लस जेड, डिस्टेंस माइनस में लेने थे। नीचे वाली जो माइनस में दिख रही है ना तुम्हें, अगर उसे डिस्टेंस कह रहे हो तो माइनस का साइन हटा दो उसको से। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो क्या आएगा बताओ, ए प्लस जेड हो जाएगा, बिल्कुल सही है बताया। ए प्लस जेड कैसे हो जाएगा, ए प्लस जेड बता कैसे हो जाएगा। हाँ, यहां से देखो ओरिजिन को, देखो यहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस ए है, ए से वो सॉरी यहां से ओरिजिन तक की डिस्टेंस ए है और ओ से ए तक की जेड है। तो हमें ए तक पहुंचना है तो पहले ए चलना पड़ेगा और फिर जेड चलना पड़ेगा। तो टोटल कितनी हो गई, जेड प्लस ए या ए प्लस जेड, ठीक है बिल्कुल सही। तो जेड पहले लिख रहे हैं तो जेड प्लस ए कर देते हैं, दोनों डिस्टेंस मिल गई। अब आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल सकते हो इस पॉइंट पर। तो लिखो, तो द पोटेंशियल एट पॉइंट क्या ए, तो प्लस की वजह से भी होगा और माइनस की वजह से, तो टोटल लिख रहा हूं डायरेक्ट।
तो टोटल किस क्या होगा, v प्लस, यानी प्लस की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, प्लस v माइनस निगेटिव चार्ज की वजह से। इन दोनों के फॉर्मूले रख दो। बताओ क्या है, होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस वाले का लिख रहे हो तो प्लस का साइन आएगा चार्ज पे, अपॉन में इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी थी, z माइनस, ठीक है, अच्छा ठीक है, प्लस माइनस वाले का लिख रहे हो तो देखो साइन लिखते हैं ना इसके साथ, तो चलो मैं भी कर दूंगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन आएगा माइनस क्यू क्योंकि माइनस वाले का लिख रहे हो, अपॉन में डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी z प्लस है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस आगे ले लेता हूं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां तक कोई बुरा तो नहीं माना अभी तक, ठीक। क्या कॉमन है बताओ, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरी टर्म कॉमन है, तो यहां बचा 1/z माइनस है, ये देखो उस कल जैसी कैलकुलेशन बन गई ना, जो हम कर रहे थे एक्सिस पर इक्वेटोरियल पर, तो सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, कहां पर, फॉर्मूले में तो आर होता है, जनरल फॉर्मूला लगा रहे हैं पोटेंशियल का, एक्सिस वाला थोड़ी लगा रहे हैं, जनरल लगा रहे हैं। तो कितना आएगा, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस वाला, तो a² माइनस b², इसकी इधर करो z प्लस ए, इसकी इधर करो z, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए। तो ये भैया यहाँ तक, जब इसकी इधर करेगा तो ये माइनस के साइन की मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस होगी, क्या चीज कैंसिल हो गई, z कैंसिल हो गया, तो क्या आया बताओ, v इक्वल टू, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ऊपर क्या बचा, q इंटू, अपॉन में क्या, z² माइनस, बस नहीं छोड़ दो इसको। ये आपने अभी ए पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से क्या बताया है, पोटेंशियल। सेम चीज करनी है आपको किसके लिए, बी पॉइंट के लिए भी करनी है, ठीक है। अभी फर्स्ट ही पॉइंट चल रहा है हमारा, है ना, तो 3 पॉइंट है इस न्यूमेरिकल में, ये हो गया, रफ कर दूं। तो देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो सिस्टम हमें दिया है चार्ज का, कि ये डाइपोल नहीं बनना है, देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस पर प्लस का क्यू रखा हुआ है, और मिड पॉइंट से ही ए डिस्टेंस पर माइनस का क्यू रखा हुआ है। तो डाइपोल भी तो यही होता है, एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर दो इक्वल अपोजिट चार्ज रखे होते हैं डाइपोल में, यहां भी तो वही है, वो फिक्स पॉइंट इसमें क्या है, ओ है। तो देखो डाइपोल भी तो ऐसा ही होता है ना, तो डाइपोल से रिलेट कर सकते हैं, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ होता क्या, प्लस क्यू होता है, यहाँ मिड पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, एल जरूरी नहीं है एल ही हो, सेम होती है, कहने का मतलब ये है। तो ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और माइनस का क्यू है, प्लस का क्यू है, इसका मतलब ये जो रखा हुआ है जेड एक्सिस पे, ये क्या है, एक डाइपोल है। तभी देखो एक्सिस वाला फॉर्मूला बनना है पूरा पूरा पूरा, देखो क्योंकि यहाँ पर a² को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो बता सकता है क्यों नहीं करेंगे, हाँ क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं गया ना कि ये ए जो है ये बहुत छोटी लेंथ है। डाइपोल अगर बोल देते तो डाइपोल में तो हमें पता होता है कि एल छोटा होता है, लेकिन यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, तो आप इसको फिर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, यही छोड़ देंगे। बात समझ आ रही है, अब समझ गए आप कि ये है डाइपोल ही, जेड एक्सिस पे जो रखा है ये क्या है, डाइपोल है। इसकी आपने अक्षीय स्थिति में यहाँ पर देखो जो है विद्युत विभव बता दिया, यही फॉर्मूला आता है उसका भी। अब कहाँ पूछ रहे हैं, इसी लॉजिक से देखो तुम इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हो। अब कहाँ पूछ रहे हैं, बी पॉइंट पर, तो कोई बता सकता है कितना होगा बी पॉइंट पर पोटेंशियल, बताओ, मैंने पूरा हिंट दे दिया आपको। हम्म, ओ पर नहीं, बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, जैसे ए पे निकाला था ऐसे अब इस बी पे निकालना है, तो कितना होगा इस बी पॉइंट पर, कितना, क्यों जीरो क्यों होगा, है क्या दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू जीरो, दी तो है एक्स वाई, जेड पे जीरो है,
एक्स वाई दे दिया, इसका मतलब कुछ है एक्स पे। हाँ, अगर वो जीरो देना होता तो एक्स यहाँ पे जीरो देता ना डायरेक्ट। एक्स दे दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी जरूर। आप जीरो नहीं मान सकते एक्स को, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल? क्यों जीरो होगा? हाँ, डिस्टेंस सेम है इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज से। इस चार्ज से इस चार्ज से डिस्टेंस सेम है, निकाल दी तुमने, कितनी है डिस्टेंस बताइयो? हाँ, ऊपर से कितनी है? लगाओ, बताओ ना लगा के। नहीं लगी? कितना होगा? तू तो ट्यूशन की छुट्टी मार लिया बीच बीच में। तो बताओ कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया है कि ये जेड एक्सिस पे जो चार्ज का सिस्टम है ये डाइपोल है। ये जो पॉइंट, इस पॉइंट पर जो अभी पोटेंशियल निकाला था वो इसकी अच्छी स्थिति थी, एक्सियल पॉइंट था इसका। देखो डाइपोल का एक्सिस यही तो हो गई। तो अब इस पॉइंट पर पूछ रहे हैं तो आप बता नहीं पा रहे? अरे नहीं। देखो, ये बी पॉइंट कहाँ है पहले समझ लो, आप फिर बता दो। देखो ये जो ब्लू वाला मार्कर है ना, इसे ये समझो ये डाइपोल रखा है, ये डाइपोल है, सही है। अब ये मान लो जहां मेरा ये थंब है वहां पर इसका ये ओरिजिन है, ठीक है। ये ऊपर की डिस्टेंस ए, नीचे की डिस्टेंस ए, और ये जो है ये एक्स वाई प्लेन है। ये रजिस्टर जो है ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो प्लेन मैंने बनाया है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है, समझ गए? अब इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर यहां ये जो कोना है इसका रजिस्टर का, ये बी पॉइंट है। ये क्या है? बी पॉइंट है। तो अब बताओ इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? ये डाइपोल है, ये बी पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से यहां यहां रखा हुआ है। तो यार ये इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं हो गई डाइपोल की? तो आप बस समझ ही नहीं पा रहे इतनी सी बात। बिल्कुल जीरो है। क्यों जीरो है वो समझो, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई ना बी पॉइंट की। भाई पहले जो ए पॉइंट था वो इसकी एक्सिस पे था, अब मिड पॉइंट से यहां आ गया। तो ये मिड पॉइंट से अगर सीधी लाइन खींचोगे तो ये 90 डिग्री पर ही तो जा रही है, इसके साथ, ओरिजिन के साथ। अरे ये जो लाइन है ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगी, बताओ। और यही तो होती है किसकी इक्वेटोरियल पोजीशन के, पी पॉइंट कहाँ होता है? ऐसे करके यहाँ होता है। कितने डिग्री पे होता है? 90 पे होता है। तो इस बार डाइपोल ऐसे है, और ये हमारा क्या है, यहाँ बी पॉइंट है, तो ये कितने डिग्री पर, डिग्री पर है देखो। तो ये इसका क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। और इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है ये दोनों चार्ज से कैसी डिस्टेंस पे होता है? सेम डिस्टेंस पे होता है। सेम डिस्टेंस पर होता है, इसलिए दोनों चार्ज का जो पोटेंशियल होगा एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा। टोटल निकालोगे तो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? निकालना चाहो डिस्टेंस तो हम निकाल के दिखाएंगे अभी कि डिस्टेंस है कितनी, वो भी निकालेंगे, ताकि एक कॉन्सेप्ट बन जाए माइंड में। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसे समझ गए हो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो जीरो। क्यों लिख सकते हो जीरो? क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है इसकी, इक्वेटोरियल पोजीशन। बात समझ में आ गई? क्यों है इक्वेटोरियल, समझ गए? ठीक। 3D में इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब बताओ, अब क्योंकि ये इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस और इस वाले चार्ज से डिस्टेंस, ऐसे देखने में तो ये वाली कम लग रही है, ये ज्यादा लग रही है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया समझाया कि रजिस्टर पे जो है वो है पॉइंट, तो ऊपर वाले चार्ज से डिस्टेंस और नीचे वाले चार्ज से डिस्टेंस कैसी रहेगी? सेम ही रहेगी। इक्वेटोरियल पॉइंट है ना ये, तो दोनों तरफ से डिस्टेंस कैसी रहेगी? सेम रहेगी। समझ गया ना सेम कैसे रहेगी? देखो ये है, ये बीच में है इसके। तो रजिस्टर का ये वाला कोना इस वाले ऊपर वाले मार्कर से मिलाओ, फिर ये वाला कोना नीचे वाले मार्कर से मिलाओ। दोनों से डिस्टेंस क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि बीच में है ना ये। बात समझ में आ गई? ठीक। कितनी होगी वो और बता दो, कैसे निकालेंगे? हालांकि आंसर तो हमें पता चल गया जीरो आने वाला है, लेकिन हम फिर भी इसको एक वेरीफाई करके दिखाएंगे कि जीरो कैसे आएगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बी क्यू बताओ कितना होगा, डिस्टेंस बी क्यू, तो कोई बता सकता है कैसे कैलकुलेट करा जाएगा बी क्यू को?
पाइथागोरस लगाएंगे, बिल्कुल सही। कैसे लगाओगे पाइथागोरस बताओ? एक निकाल दो बस, क्योंकि आपको पता दोनों नीचे ऊपर की कैसी सेम है, तो एक में मेहनत कर दो थोड़ी सी। हाँ बताओ, ये बताओ। ये वाला बीच वाला जो मैंने बनाया था, बिल्कुल सही। फिर हाँ हाँ, देखो समझ गए ना ये कैसे बता रहे हैं, तो समझे? ये कह रहे हैं ये प्लेन है, ये प्लेन, ये ऐसे मेरा हाथ प्लेन है, तो इसका पहले ये डायगोनल निकाल दो बीच वाला, तो ये पता होगा हमें, और प्लेन का फिर ये डायगोनल पता होगा। फिर इस पॉइंट को इससे जैसे ही मिलाओगे, तो परपेंडिकुलर, बेस, और फिर फाइंड क्या करना है हमें? हाइपोटीनियस। बात समझ में आ गई? तो बेस पहले निकाल लो, और बेस कैसे निकलेगा? जो इसका डायगोनल होगा वो इसका बेस होगा, इस प्लेन पे बेस होगा ना वो। बात समझ में आ गई? तो इस डायगोनल को निकालने के लिए पहले क्या लगानी पड़ेगी आपको? पाइथागोरस। ये वाली पाइथागोरस कैसे लगाओगे बताओ? इसमें क्या क्या पता है हमें? ये एंगल कितना है? 90 है, प्लेन है ना, ऐसे करके ये प्लेन है ना, रजिस्टर, रजिस्टर के दोनों साइड में कितने का एंगल है? 90 का ही तो एंगल है, तो ये एंगल 90 है। तो इस ट्राइंगल को हम इधर बना लें साइड में जरा, क्यों भाई? इसको बना लो ऐसे, ऐसे ऊपर उठा के बना दो। ये आप निकाल लो, ये तो निकाल रहे हो ना आप। ये एंगल कितना है? 90। जो मैंने यहाँ बनाया था वो मैंने यहाँ बना दिया, इसको मैंने ऐसे करके ऊपर उठा दिया ताकि दिख जाए, फ्रंट व्यू है इसका, है ना? ये वाली कितनी है डिस्टेंस बताओ? y है। और ये डिस्टेंस कितनी है नीचे वाली? तो अब हाइपोटेन्यूस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो बाय पीटी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या बेस का ले लो पहले, और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस कितना आया? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यानी ये डिस्टेंस आ गई आपकी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। अब ये इस वाले ट्राइंगल का बेस बन गया, देखो। अरे कहाँ मिल गई? इसको अगर ऐसे बनाओगे, मिलाओगे इसको, यही तो डिस्टेंस फाइंड करनी है तुम्हें, ये वाली, यही तो फाइंड करनी है। तो ये भी, ये देखो इसके, ये देखो ऐसे लग रहा है कि नीचे जा रही है ये, लेकिन है ऐसे सीधी है, ये एकदम प्लेन है ना ये, तो ऐसे है ये। और ये वाली जो डिस्टेंस है ऊपर वाली ए, वो ऐसे है ये। और ये जो है ब्लू वाला मार्कर, देखो ब्लू ही है, ये भी ऐसे है ये। सही है। अब निकालना क्या है? ये निकालना है। तो ये एंगल कितना हो गया? 90। ये परपेंडिकुलर कितना है? ए। ये बेस कितना है? ये आपने जो निकाला है। ये हाइपोटेन्यूस हमें फिर निकालना है, तो फिर से क्या लगा दें? पाइथागोरस लगा देते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक। तो फिर से लगा दो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है? ए, प्लस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर हटाओ तो कितना आ गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो इतनी है, तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इतनी ही डिस्टेंस कहां से होगी? ये जिसको मिलाओगे ना, ऐसे करके मिलाओगे, देखो कितनी छोटी लग रही है ये बोर्ड पर, कितनी छोटी लग रही है, क्योंकि ये प्लेन नीचे जा रहा है ना तुम्हारा। प्लेन एक्चुअल में ऐसे सीधा होता, बाहर निकल के आता बोर्ड से, तो डिस्टेंस सेम दिखती। अब मैं बाहर बना नहीं सकता उसको, तो ऐसे देखने में कितनी छोटी लग रही है, लेकिन ये वाली और ये वाली कैसी है आपस में? इक्वल है। यानी पी बी भी क्या है? पी और बी भी कितनी है? इतनी है। अब क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है, और वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इक्वेटोरियल पॉइंट है तो सेम ही होंगी, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। निकाल के दिखा दो फिर भी, चलो। v प्लस v माइनस v इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, कॉमन भी ले लिया भाई, फॉर्मूला लगा के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ले लिया? कॉमन भी ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? तो इसमें इंक डालनी पड़ेगी। यहाँ क्या बचेगा? अरे डिस्टेंस ही तो बचेगी, यही तो बचेगा बस। अब तो समझदार हो गए तुम, बड़े हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस के क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, कैंसिल करोगे जीरो, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? ऐसे जीरो आएगा, नोट करो।
कल हमने लास्ट एक्सप्लोर न्यूमेरिकल का एनसीईआरटी है, किस पर बेस्ड था? एक्सियल और इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट पोटेंशियल वाला जो आर्टिकल आया था उस पर बेस्ड वो न्यूमेरिकल थी। एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, डाइपोल, डाइपोल तो जानते हैं ना, ऐसे ही होता है एक इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। हाँ, क्वाड्रुपोल। डालो जरा हेडिंग, क्वाड्रुपोल बन जाएगा। कैसे बनाते हैं क्वाड्रुपोल को वो समझ दो जरा। यानी क्वाड्रुपोल में टोटल कितने चार्ज होंगे? चार चार्ज होंगे ना, तो देखो इसको ऐसे बनाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज लिया आपने, ठीक है, ये फिर डिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ, और ये नेगेटिव चार्ज ले लिया आपने। अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये तो बन गया डाइपोल, ठीक है। अब इसी पर इसी एक्सिस पर जिस पर डाइपोल रखा है एक डाइपोल और बना दो, इसी से सटाकर एक चार्ज रखना है तो इसी से सटाकर, और ये माइनस में है ना तो इसको भी माइनस में ही रखना है, और फिर से इस डिस्टेंस पर क्या रख देना है? पॉजिटिव है। अब ये जो चार चार्ज का सिस्टम बना इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, इसमें फोर चार्ज होंगे। अब ये माइनस और माइनस वाले चार्ज एक ही जगह रहने हैं, मतलब कहने का मतलब ये है सेंटर पे तो जो दोनों चार्ज होंगे वो सेम साइन के होने चाहिए, अगर निगेटिव है तो दोनों निगेटिव हो, पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल तभी कहा जाएगा इस सिस्टम को जब इसके डाइपोल मूवमेंट अपोजिट होंगे। डाइपोल मूवमेंट यानी पी, पी की डायरेक्शन आपको बताई गई थी, किधर से उधर होती है? निगेटिव में, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, माइनस से प्लस होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यानी पी वेक्टर की डायरेक्शन। तो चेक करो, इस वाले डाइपोल के इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? इधर है, डाइपोल मूवमेंट इधर होगा ना, और इस वाले का निगेटिव से पॉजिटिव मतलब इधर होगा। अगर ये डाइपोल मूवमेंट अपोजिट नहीं हुए तो ये सिस्टम फिर क्वाड्रुपोल नहीं कहलाएगा। और डाइपोल मूवमेंट अपोजिट रखने के लिए हमें यहाँ पर बीच वाले में सेम चार्ज रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव रखोगे तो फिर डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, ऐसे हो गया पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ना, और माइनस माइनस रखोगे तो ऐसे होगी। तो इसकी कंडीशन क्या है क्वाड्रुपोल की? कंडीशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट यानी पी वेक्टर शुड बी, कैसे होनी चाहिए? शुड बी अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन भी चाहिए। समझ आ रही? दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज सेम चार्ज आपको कहां रखना है? सेम चार्ज है मिड पॉइंट या सेंटर, ऐसे कर दो एट सेंटर, सेंटर पर आपको सेम चार्ज रख देने। बात समझ आ गई? अगर मैं यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव सब में पॉजिटिव ले लूं, सारा सिस्टम पॉजिटिव चार्ज का, तो वो क्वाड्रुपोल क्या, वो तो डाइपोल भी नहीं। बात समझ में आ गई? तो देखो तीन पोल एडजस्ट करते हैं, तीन पोल। अगर केवल सिंगल चार्ज रखा हुआ है, कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, एक ही चार्ज है बस, तो इसको कहा जाता है मोनोपोल। क्या कहा जाता है? मोनोपोल। मोनो का मतलब एक, ठीक है। अगर दो चार्जेस ऐसे करके रखे हुए हैं, ज्वाइंट है आपस में, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको आप जानते हैं क्या कहते हैं? डाइपोल। क्या कहते हैं? और फिर डाइपोल मोनोपोल, डाइपोल और फिर ये क्वाड। आप समझा रहे? ये चार चार्ज, आप समझा रहे? आप इसको बनाओ, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में कहते हैं वैद्युत चतुर्ध्रुवी, वैद्युत चतुर्ध्रुवी।
वैद्युत चतुर्ध्रुवी ब्लू मार्कर होता है यार, ब्लू मार्कर 2.22 देखो क्वेश्चन है सबके सामने। इसमें इलेवन दिया था, इलेवन को लाया रेडी ना, उसमें इलेवन दिया था, कोई नहीं आया, कोई कोई आया, 11 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। पढ़ लेते हैं हम, देखो हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एक डायग्राम दिया हुआ है, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, मिटा तो दिया है, वही डायग्राम मैंने भी बनाया था, तो ऐसे करके चार्ज यहाँ पर है ना, और ये कुछ डिस्टेंस दी हुई है, ये चार्ज यहाँ पर चार्ज होना है, ये कुछ डिस्टेंस दी हुई है, कोई चार्ज, और इससे तो ऐसे करके डायग्राम दिया है, तो देखो यहाँ की पॉइंट पर देखो ये कितने चार्ज दिए हुए हैं, चार चार्ज दिए हुए हैं, देखो पॉइंट हो गया। ये कैसा है, चार्ज पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये डायग्राम में दिया हुआ है आपके पे। इनको पॉइंट को नाम दे दो ए बी सी, और ये डिस्टेंस दी हुई है ए, तो ये भी क्या हो गई। बेसिकली ये देखो एक क्वाड्रुपल दिया हुआ है, तो कह रहे हैं ये डायग्राम आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, और फिर पूछा है एक आवेश विन्यास जिसे विद्युत चतुर्ध्रुवी कहा जाता है, जिसे विद्युत चतुर्ध्रुवी कहा जाता है, क्वेश्चन में बोला है, दर्शाया गया है। चतुर्ध्रुवी के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए आर पर विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए। इस चतुर् क्वाड्रुपोल, इस क्वाड्रुपोल से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया हुआ है, वो बोलेगा पी पॉइंट, उस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, और बोला है बताइए आर पर निर्भरता, आर पर विभव की निर्भरता, ऐसे तो पूछने का क्वेश्चन में आर पर विभव की निर्भरता का मतलब है कि विभव का फॉर्मूला निकालो, उसमें आर को देखो कैसे दिया हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर पर निर्भरता मतलब ये होगा, मतलब बेसिकली आपको पूरा आपको फॉर्मूला ड्राइव ही करना है, उस ड्राइव वाले फॉर्मूले में बस आर को और बी को देख लेना कि बी आर पर कैसे डिपेंड करता है, वो होता है आत्मनिर्भरता का मतलब। हाँ मतलब कहने मतलब पी पॉइंट पर इस क्वाड्रुपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला निकालो, और ये जो पी पॉइंट है ये आर डिस्टेंस पर, तो बताओ आर डिस्टेंस कहाँ से लूंगी, बस इतना बोला है कि आर डिस्टेंस, तो आर डिस्टेंस कहाँ से ली जाती है, मिड पॉइंट से ली जाती है, तो क्वाड्रुपोल का मिड पॉइंट तो ये होगा ना पी पॉइंट, है ना, तो यहां से दी हुई है आर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कहां क्या कहा जा रहा है आर। आर लेने का मतलब आप जानते हैं जनरल बात हो गई है, किसी भी एक्सिस पर बात हो सकती है ना, ये वाई पर भी हो सकता है, जेड पर भी, और बस इतना बोला गया है। और एक पॉइंट और दिया गया है क्वेश्चन में, गिवन कहा गया है, कह रहे हैं कि आर अपॉन ए का जो रेशियो है ना, ये गिवन है, देखो इसका हम यूज करेंगे आगे जाके, आर अपॉन ए का जो रेशियो है, अगर आर को ए से डिवाइड कर देंगे हम, तो जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटर होगी किससे, 1 से, ये बात गिवन है। इसका क्या मतलब है, अभी आगे जाके ऐसे बोल दिया है क्वेश्चन में कि आर अपॉन ए का जो रेशियो होगा वो 1 से क्या होगा, ग्रेटर, आर का डिस्टेंस और ये क्या, इसकी चार्ज की रेशियो, इनका रेशियो 1 से ग्रेटर है। फिर कह रहे हैं अपने परिमाण की तुलना, मतलब इतना तो करो, आर पर डिपेंडेंसी तो बताओ, उसके बाद अपने परिमाण की तुलना एक विद्युत द्विध्रुव व विद्युत एकल ध्रुव वही जो मैं बता रहा हूं मोनोपोल, डाइपोल और मोनोपोल से अपने जो आपने जो फॉर्मूला निकाला उसको कंपेयर करो, मतलब आपका जो फॉर्मूला आएगा उस पोटेंशियल के फॉर्मूले को डाइपोल के पोटेंशियल में देखो कंपेयर करके, और मोनोपोल के पोटेंशियल में देखो कंपेयर करके, तो डाइपोल और मोनोपोल को तो हम पीछे कर चुके हैं, डाइपोल के एक्सिस पर पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पोटेंशियल निकाला है, उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, और सिंगल चार्ज का तो बहुत पहले कर दिया था जब चैप्टर शुरू हुआ था, मोनोपोल तो कर चुके हैं ना भाई, मोनोपोल का क्या मतलब है, सिंगल चार्ज, इससे पी पॉइंट पर डिस्टेंस, यहाँ पे इससे पी पॉइंट और आर डिस्टेंस कर चुके हैं, और 1/4 फिर था डाइपोल का भी कर चुके हैं, उसमें पी अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसका और करना है बस। फिर उनको देखेंगे, इन सारे फॉर्मूलों को हम देखेंगे कंपेयर करेंगे,
कि इसमें कैसे डिपेंड कर रहा है आप है, डायगोनल में कैसे डिपेंड कर रहा है आप है, और हमारा जो क्वाड्रुपल है उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ये करना काम मैं देखूंगा। आ सकता है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करें बताओ, कैसे पोटेंशियल फाइंड करते हैं बताना, क्या तरीका होता है पोटेंशियल फाइंड करने का। अगर एक चार्ज की पोटेंशियल निकालना है मोनोपोल वाला, तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/4πr आर होती है डिस्टेंस चार्ज की और पॉइंट की। तो आपको कितने भी चार्ज दिए हो, क्वाड्रुपल दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप तो बस उसमें देखो चार्ज देखो और पॉइंट देखो, चार्ज देखो और पॉइंट देखो। चार्ज से पॉइंट की क्या पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। फॉर्मूला लगाते जाओ, लास्ट में जो आएगा टोटल लिख देते हैं। बात समझ आई? तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखो एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट इस पे चार्ज रखा हुआ है, एक बी पॉइंट है इस पे दो चार्ज लगे हुए हैं, और एक सी पॉइंट है जिस पर एक चार्ज रखा हुआ है। इन तीन चार्ज मतलब तीन को काउंट होंगे वैसे तो देखा जाए, क्योंकि ये बी पर तो दोनों एक इकट्ठा रखे हैं ना, ये तो माइनस के टू टू माना जाएगा, ये बी पॉइंट पर माइनस का टू टू चार्ज। तो यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से potential। तीनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा और उनको क्या करूंगा ऐड। तो तो हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं क्योंकि 1/4πε0 वाली टर्म तो सभी में आ जाएगी, आएगी नहीं आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट सम वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो मैं इसको तो क्या ले लेता हूँ कॉमन, तो ये वाली टर्म तो सम में से कॉमन आएगी। अच्छा फिर बताओ, डिस्टेंस लिखने के पहले तो यहाँ डिस्टेंस लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, फिर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ना आपको। आप बताना, आप डायग्राम से देखो, बताओ ए से पी तक का डिस्टेंस कितना है, ए पी कितना है, आर प्लस, तो बिल्कुल सही बताया, तो यहाँ लगता है बीपी बताओ, बीपी केवल आर होगी क्योंकि बी से तो आप मेजर करोगे ना आर, और सीपी बताओ आर माइनस नाइन, ये बात समझना आती है ना। तो Q अपॉन R लिखेंगे पहले, Q कौन सा वाला लिख रहे हैं, पहले ये वाला लिख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये फिर वो ठीक। तो Q क्या कितना है, प्लस का Q है अपॉन R मतलब डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है R प्लस, की बात यहाँ पे। अच्छा यहाँ जाओ, यहाँ देखो माइनस का है, माइनस का 2Q है, तो माइनस तो बीच में आ जाएगा ना फिर, है ना। और चार्ज कितना है 2Q अपॉन में यहाँ से डिस्टेंस कितनी है R, ठीक है। यहाँ जाओ प्लस का Q है, और कितनी है R माइनस, सही है। क्या कॉमन है तीनों में बताओ फिर, क्यू कॉमन है, तो क्यू को कहाँ ले सकते हैं बाहर, तो ये आता है। अब यहाँ ऊपर 1 1 1 50 समझ गए, तो क्या करेंगे एलसीएम करेंगे भाई, कैसे करेंगे एलसीएम बताओ, नीचे की सारी टर्म किसमें लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, आर लिख दिया, आर प्लस ए लिख दिया, देखो ध्यान समझना अगर नहीं आता है ये वाला एलसीएम, आर माइनस ए लिख दिया, 3 नंबर है नहीं। तो क्या करते हैं नीचे के सारी टर्म को मल्टीप्लाई में लिख दो। अब आर प्लस ए से आर प्लस ए कैंसिल, तो क्या बचा आर और आर माइनस ए, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, आर और आर माइनस हो गया। यहाँ से आर से आर कैंसिल होगा, ये दोनों टर्म कहाँ आएंगी ऊपर, माइनस, अच्छा टू भी है ना यहाँ, टू टू को मिल गया, टू को मिल गया, टू टू को पहले इसमें हो जाएगी वरना फिर आर प्लस ए ऐसे ही और आर माइनस ए, क्योंकि आर से आर कैंसिल हुआ था बस, ये दोनों टर्म ऐसे हैं, ठीक है। लास्ट में क्या बताओ, आर माइनस ए से आर माइनस ए कैंसिल, तो क्या बचेगा आर और आर प्लस, ये एल से मैथ किए जाते हैं, ये मैंने समझ आया, समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ, कैसे करेगा देखो दोबारा। सबसे पहले तो ये क्यू हमने बाहर ले लिया है हम, तो मैं इसको यही लिख देता हूँ ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ से मिटा देंगे, सही है। अब समझो यहाँ बात बंद है, ठीक है। मैंने क्या बोला नीचे वाली जो टर्म होती है
इनका एलसीएम कैसे लिया जाएगा, तो ये वेरिएबल यहाँ पर फिक्स नहीं, कोई वैल्यू नहीं पता है कि नंबर नहीं है। अगर नंबर होते तो फिर मैं तो एलसीएम ले लेता, ऐसे करके फैक्टर वाले मेथड से छोटी क्लासों में करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको तीनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या आएगा, इसके नीचे क्या करना है, आर प्लस। अब यहाँ तो तीनों टर्म लिखी हुई है, तो कौन सी टर्म कट सकती है इसकी नीचे वाले से, ऐसा मतलब माइंड में सोचो, काटिंग नहीं है, मतलब आर प्लस ए से आर प्लस ए कैंसिल हो गया है, समझ लो आप। तो बचा क्या, आर और आर माइनस, तो ये दोनों यहाँ लेंगे। फिर यहाँ देखो आर, तो आर से आर खत्म, तो ये दोनों बचे ना, ये दोनों यहाँ लेंगे, तो टू भी है तो टू के साथ में आ जाएंगे। फिर यहाँ आर माइनस से आर माइनस से खत्म कर दिया, तो क्या बचा, आर और आर प्लस ये, ऐसे करके। समझ में आता? आप क्या करेंगे, आर के अंदर मल्टीप्लाई, और जो फॉर्मूले बनना है फॉर्मूले बना दो, ए प्लस बी माइनस, जो फॉर्मूले तो बनने हैं कुछ, तो बनाओ जरा। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए आर, ठीक है। यहाँ बताओ, ये फॉर्मूला बन गया देखो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में खुला हुआ है, इसकी भी मल्टीप्लाई करा दो, आर स्क्वायर प्लस, ठीक है भाई, नीचे भी तो फॉर्मूला बना हुआ है, ये वाला देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आर, आर स्क्वायर माइनस, कोई टर्म कैंसिल हुई ऊपर से, माइनस ए आर प्लस ए आर, सही है। इस माइनस टू के अंदर इंटू करा दो इसमें, माइनस टू के अंदर इंटू कराओगे तो ये आया आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू ए स्क्वायर प्लस, क्लियर है आपके पास, नीचे क्या है, आर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई टर्म कैंसिल हुई, हाँ देखो, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का टू आर स्क्वायर है, तो ऐड करने के बाद तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट इन दोनों को, इसको और इसको कैंसिल कर दूं किससे, समझ गए, क्लियर है एकदम। ये आर स्क्वायर प्लस का, ये भी आर स्क्वायर प्लस का, ऐड करेगा टू आर स्क्वायर हो जाएगा, टू आर स्क्वायर माइनस का भी बताया यहाँ पे, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या केवल टू ए स्क्वायर, तो देखो क्या आया, b इक्वल टू टू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आया हमारे पास टू ए स्क्वायर अपॉन में आर, आर माइनस, यही है, होल स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन में दिया था ना उसी का यूज करो, तो वो क्या दिया आपने, ये जो वैल्यू दोबारा दी गई, इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ आप समझते हैं, आर अपॉन ए का जो रेशियो है वो बड़ा है किससे, वन से, डिवाइड वाला ए है उधर लेके जाऊं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा वन के साथ, तो मैं लिख सकता हूँ आर इज ग्रेटर 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 किससे, ए से। मतलब ये जो बात बताई गई है ये बता रही है कि जो आर है वो ए से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब ये जो आर है इस ए से क्या है, बड़ा, ये क्वेश्चन में बताई गई चीज, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जब आर बड़ा है तो आर स्क्वायर भी बड़ा होगा और ए स्क्वायर छोटा होगा बहुत, और वन से छोटा तो बहुत छोटा हो जाता है स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को यहाँ से नेगेटिव, इस बात को मतलब क्लियर, ठीक है, ए स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, छोड़ दो, कौन से वाले ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर रहे हो, ऊपर वाले को नीचे वाले को, नीचे वाले को करना, ऊपर वाले को मत कर देना, ऊपर तो ए स्क्वायर ऐसे रहेगा ना, क्योंकि देखो ये जब घटा रहे हैं ना छोटी वाली वैल्यू, तो घटाते हैं जोड़ते हैं तब नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू का प्लस और माइनस से कोई फर्क, लेकिन मल्टीप्लाई तो फर्क पड़ता है ना, मल्टीप्लाई करा दो तो फर्क पड़ेगा ना, तो प्लस माइनस में नेगलेक्ट होता है, केवल मल्टीप्लाई में डिवीजन में नेगलेक्ट नहीं होता, तो लिखो क्या है,
टू ए स्क्वायर अपन में क्या आएगा बताओ, ये तो खत्म ए स्क्वायर यहाँ से, आठ के अंदर इंटू डाल दूंगा आठ। तो यहाँ से देखो देखो आप क्या आ रहा है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू ए स्क्वायर क्यू अपॉन में, यहाँ से चाहे तो हम टू इंटू टू ए तीन बना सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर है ना, ए इंटू ए कर दो, दो बार ए लिखो, और फिर टू इंटू टू ए तीन बना दो, तो पी ए आ जाएगा ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यानी इतना जाओ देखो ऐसे, इसे ए स्क्वायर को बोलोगे ए इंटू ए, टू इंटू टू ए तीन, और इंटू में क्या आ जाएगा ए, और नीचे क्या आ जाएगा आर, तो वैसे लिख सकते हैं। समझ गया ना इसका क्या मतलब हुआ, समझ गया कैसे का। तो यहाँ पर आप बताओ ये जो पोटेंशियल है वो आर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, आर क्यू के इनवर्सली टू पूछना, आर क्यू के इनवर्सली मुझे ही बता, बाकी मैं नोट करूँ। जेई नहीं करना मैं, बताते हैं एक सब्जेक्ट क्या होगा, हाँ तो हो जाता, तीन हो जाता। मैथ अगर अच्छा है, फिजिक्स बहुत अच्छा है, तो उसमें तो नंबर खुद जाते हैं ना, रैंक बन जाती है, टोटल नंबर देख जाते हैं ना उसमें, तो पर्टिकुलर देखने का रहता है तो नंबर का नहीं जाते। सब करते हैं सर, तो अब एग्जाम पे डिपेंड करता है, कभी कभी तो ऐसा एग्जाम आ जाता है कि डेरिवेशन एक भी नहीं आता, कभी कभी ऐसा एग्जाम पकड़ जाता है कि डेरिवेशन न्यूमेरिकल एक भी नहीं आता, थ्योरी 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 और डेरिवेशन, तो ऐसे भी फिक्स नहीं कर सकते। हाँ ये मान के चलो एवरेज अगर कहें तो 50-50% रहता है, 50% न्यूमेरिकल 50% केवल अगर न्यूमेरिकल पे जाओगे तब भी दिक्कत है, केवल अगर डेरिवेशन ही कर रहे हैं तब भी दिक्कत है। क्योंकि अब ज्यादातर फिर न्यूमेरिकल के साथ चलती आएगी, फिर पूरा एग्जाम 11th तो कुछ नहीं आएगा, जो भी जो भी डेरिवेशन यहाँ करा जा रहा है बोर्ड पर वो नहीं आएंगे, और एक भी डेरिवेशन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ना बोर्ड पर करा हूँ न्यूमेरिकल भी और डेरिवेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर आया तो मेथड उसका वही होगा जो कराया गया है, जैसे क्वाड्रुपल का आ जाएगा, इसको वैल्यू दे देगा और फिर पोटेंशियल पूछ लेगा, तो तरीका तो वही है ना करने का, तो वैल्यू रख देंगे लास्ट में जाके हमको आ जाएगा, अरे समझ गए। हाँ, उतना same है। तो इसको कह रहे थे वो अभी कंपैरिजन भी तो करने के लिए कह रहे थे ना, तो कंपेयर करो बाकी वो फिर मोनोपोल से डाइपोल से, तो बताओ मोनोपोल का पोटेंशियल कितना होता है, हाँ भाई आप में मोनोपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, बता सकते हो। मोनोपोल का अभी मतलब बताया गया था, एक चार्ज से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल बता सकते हो आप, हाँ बताओ। एक अगर चार्ज है उसका आर डिस्टेंस पर पॉइंट है तो कितना पोटेंशियल होता है, वन अपॉन फोर पाई फिर टू अपॉन आर होता है। तो यहाँ पोटेंशियल किस कैसे डिपेंड कर रहा है आपको देखो, v जो है वो वन अपॉन आर की डायरेक्ट इनवर्स भी मतलब आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर की डायरेक्ट, आप समझ रहे हैं। डाइपोल का बताओ भाई, डाइपोल से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एक्सिस पर, हाँ फिर क्या टू अपॉन आर स्क्वायर, टू आएगा यहाँ पे पी अपॉन आर स्क्वायर, कराया था कि ड्राइविंग है ना, तो यहाँ देखो यहाँ कैसे प्रोपोर्शनल है वन अपॉन एच प्रोपोर्शनल है ना,
क्वाड्रुपल का अभी हमने फाइंड किया है 1/4 क्या था पीए पीए अपॉन आर क्यूब था। तो इसमें आर क्यूब तो आप देख रहे हो देखो जब जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है आर बढ़ता जा रहा है एक चार्ज एक आर दो चार्ज आर स्क्वायर। यहाँ तो क्वाड्रुपल में वैसे अगर सेपरेटली देखे तो तीन चार चार्ज थे लेकिन हमने कितने चार्ज को लिया था तीन को लिए थे तो फिर आर में कितना आया क्यू आर। तो चार्ज के हिसाब से वैरी करेगा समझ में आ गई। अगर हमें ऐसे ही क्वाड्रुपल की जगह मान लो एक डाइपोल और बढ़ा दिया क्या है छह चार्ज ले लिए मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे करके मान लो सिस्टम दे दिया तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कैसे होगा। अब मान लो सही अरेंज करे हुए रखे हैं और मान लो छह चार्ज है टोटल तो छह चार्ज हो गए तो आप जब वो लोगे तो टोटल देखो एक तो सिंगल लोगे फिर डबल का सिस्टम फिर डबल का सिस्टम और फिर एक सिंगल तो चार चार्ज को आप लोगे चार चार्ज लेने का मतलब यहाँ पर आर की पावर फिर फोर आ जाए अगर ऐसा कोई सिस्टम दिया हो तो हालांकि इससे सिस्टम बनता नहीं चार चार तो अब एक हम डेरिवेशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग ठीक है करें उसको। डेरिवेशन ये है देखो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हमने और उस डाइपोल को हमने रोटेट करा दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को क्या करा दिया मैंने रोटेट करा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रोटेट करा हुआ तो मतलब मैंने क्या कर दिया एंगल चेंज कर दिया मतलब मैंने क्या किया चार्ज का तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया जब मैंने इस पर फोर्स लगाया रोटेट करा इसको तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव किया ये वाला चार्ज नीचे वाला भी इधर से इधर आया तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है तो वर्क लगता है टॉर्क तो लगाया तो उसको रोटेट हुआ ये टॉर्क जब लगाया तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज एक पॉइंट पे दूसरी जगह आता है तो जो फोर्स आपने लगाया है उसमें क्या हो जाता है मतलब जो फोर्स लगता है वो किसकी वजह से लगता है वर्क की वजह से वो वर्क उसमें स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में पोटेंशियल ये कॉन्सेप्ट है तो आप लोग उसको समझिए क्या बोला गया है ये आर्टिकल है हमारा कह रहे हैं वर्क डन इन rotating work done in rotating a electric dipole in rotating an electric dipole in uniform electric field in uniform electric field तो पहले आप ये समझो देखो वर्क होगा भी या नहीं होगा पहले मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ आप कि डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रोटेट करेंगे तो वर्क होगा भी या नहीं होगा क्योंकि वर्क कब होता है वर्क
जब किसी फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं, किसी फोर्स के अगेंस्ट हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो जो फोर्स लगती है वो वर्क की वजह से लगती है, तो वर्क होता है। ये तो बताया है। तो जैसे मान लो कहा गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा हूँ। इसमें कोई डायपोल रखा गया है, मान लो ये डायपोल रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू कर दो उसको, और इसको प्लस भी कर देते हैं। ठीक है, अब जब मैं इस डायपोल को देखो ध्यान से रोटेट करूंगा, टॉर्क लगाऊंगा, करा था आर्टिकल टॉर्क निकाला था आपने चैप्टर नंबर 1 में। वहां आपको पूछा गया था कि डायपोल को रोटेट कर रहे हैं, तो बताओ कितना टॉर्क लगेगा डायपोल में। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी आता है यार, क्या टी सेंटीमीटर है, तो वो भी लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो अब इस बार टॉर्क नहीं पूछा, इस बार क्या पूछ लिया, सेम वही सिचुएशन देकर टॉर्क का पूछ लिया। तो हम पता करें टॉर्क होगा कैसे। तो देखो, जब इस पर टॉर्क लगाओगे तो ये रोटेट करेगा, तो ये वाला चार्ज यहाँ आएगा, जहां भी घुमाओगे तो ये चार्ज का डिस्प्लेस होगा ना, सेम ये वाला चार्ज भी डिस्प्लेस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आता है तब तो वर्क होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगेंस्ट है इसके, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको फील्ड के अंदर नहीं है, तुम घुमाओगे तो कहां ला रहे हो उसको, तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा तभी तो यहाँ से आएगा। और वो जो वर्क होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म। जैसे ही छोड़ोगे आगे, ये तुरंत तुरंत मूव कर जाएगा, क्योंकि जो वर्क करा था वो स्टोर हुआ पोटेंशियल में, और जब छोड़ा तो पोटेंशियल कन्वर्ट हो गई किसमें, टाइम। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम लगा समझ में आ रही? आपको करना क्या है, इसको रोटेट कराने में कितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, कितना रोटेट कराना है, जनरल फॉर्म थीटा रोटेट करा रहा है, थीटा डिग्री रोटेट करा है, थीटा की वैल्यू कुछ होती है 30 45 90 उतना भी होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो आप ये बताओ, ये डाइपोल है, इसका मैं मिड पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ। अभी ये ऐसे रखा हुआ है, कुछ एंगल पे ये ऐसे भी रखा हो सकता था, ऐसे भी रखा हो सकता था, मुझे नहीं पता कैसे रखा। तो मैं मान लेता हूँ अभी जो इसका स्टार्टिंग वाला जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो थीटा नॉट है। थीटा, थीटा नॉट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, थीटा नॉट की वैल्यू जीरो होगी तो फिर डाइपोल ऐसे रखा होगा, मतलब ना ये जीरो बराबर तो ये ऐसे रखा होगा। अभी रखा, अभी रोटेट नहीं कराया, अब मैंने इसको क्या कराया, टॉर्क लगाया और रोटेट करा दिया। तो जब ये रोटेट हुआ तो फिर इसकी पोजीशन यहाँ कहीं आ गई मान लो, ये इसकी पोजीशन आ गई रोटेट में, क्योंकि देखो ये सेंटर तो चेंज होगा नहीं ना इसका, ये तो फिक्स रहेगा। अगर पे दबा है तो उधर हो जाता है, इसलिए मैंने तो सेंटर को रखा। ये कहीं भी रोटेट करता है, ये तो फिक्स है ना, फिक्स नहीं, तो ध्यान देना। हालांकि आपको ये दूसरा वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपके पास एक बना रहा हूँ। मान लो ऐसे करके रोटेट कर दिया, ठीक है, तो ये अभी जो एंगल बनाया है इसने यहाँ से ऐसे करके, उसको मैंने क्या कह दिया, थीटा। पहले रखा था थीटा नॉट पर, रोटेट करा दिया, नया एंगल क्या बन गया, थीटा। मतलब थीटा नॉट से थीटा तक आपने इसको क्या लगाया, रोटेट किया, थीटा नॉट से थीटा, थीटा नॉट से थीटा तक रोटेशन हुआ। ठीक है, अब थीटा नॉट से थीटा तक रोटेशन जो हुआ है उसमें वर्क डन बताओ कितना, क्योंकि आपने फोर्स लगाया है, और फोर्स लगाया किसी फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगाया, तो चार्ज मूव करा, चार्ज मूव करा तो वर्क हुआ है, तो उस वर्क को बताओ कितना है। तो बताओ, वर्क का हम जनरल फॉर्मूला जानते हैं, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क कैसे निकालते हैं बताओ, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इस केस में क्या फोर्स लग रही है इसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो आप, क्या लगा रहे हो, टॉर्क लगा रहे हो। मैंने बताया था रोटेट करती है बॉडी को, टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं लगता। तो यहाँ पर वर्क के फॉर्मूले में फोर्स की जगह आप क्या कर दोगे, टॉर्क। समझ में आ रही? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं होना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होना कि बॉडी यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, ऐसे नहीं जा रही है।
इसमें बॉडी क्या कर रही है, रोटेट, ये चार्ज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन वाले डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर देखो रोटेट कर रहा है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा, एंगुलर, रोटेशन वाला डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर। तो वर्क का फॉर्मूला जनरल वही है, बस उसको हमने कन्वर्ट कर दिया अपने अकॉर्डिंग। तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ फॉर्मूला लगता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहाँ लगता है, जब लीनियर फोर्स लगती है एक लाइन पर और लीनियर ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये लगता है। बात समझ आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ समझो ध्यान से, इसको ऐसे करके रोटेट कराया, ठीक है, इसको जब रोटेट कराया है तो मैं पहले क्या करूंगा, स्मॉल वर्क डन निकालूंगा। मतलब थीटा नॉट से थीटा रोटेट कराया, मैं डी थीटा रोटेट कराऊंगा। कितना, डी थीटा समझ लेना, कितना स्मॉल एंगल, बहुत ज्यादा स्मॉल एंगल। तो डी थीटा रोटेट कराओगे तो वर्क डन भी क्या होगा, डी डब्ल्यू। अगर डी डब्ल्यू आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो मैं पहले निकालता हूँ स्मॉल वर्क डन। सो द स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन by rotating electric dipole, electric dipole with angular displacement, angular displacement कितना लोगे फिर, डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, मतलब डी थीटा रोटेट कराया आपने, तो वर्क डन निकालने, वर्क डन होगा स्मॉल। तो लगाओ फॉर्मूला ये वाला जरा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला हम चैप्टर 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना टॉर्क लगता है, तो बताओ क्या था। टॉर्क बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा, ये डेरिवेशन हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पुट कर दो। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ई साइन थीटा और पी थीटा। डी डब्ल्यू पता चल गया, और इंटीग्रेटिंग डब्ल्यू पता चल जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो ऑन इंटीग्रेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डब्ल्यू। अब यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा और इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी। तो स्टूडेंट बता सकता है इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी यहाँ पर, इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या बनेगी, बता सकता है कोई। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसकी आएगी, थीटा की आएगी। कितनी लिमिट है थीटा की, थीटा नॉट से थीटा, ये तो थीटा की लिमिट है, पहले बता दिया गया था कि थीटा नॉट पर लगा है तो थीटा आपको रोटेट। तो जो थीटा की लिमिट होगी वो थीटा नॉट से थीटा, पी और ई दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन से साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन कॉस होता है, साइन का कॉस होता है। लेकिन जब कॉस आता है, सी आता है, तो एक माइनस लगा देंगे, बाद में बताइए कि यार, तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस के कॉस में, बताया था मैंने। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करके सी वाले लिखा देंगे तो माइनस, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं। तो यहाँ क्या आएगा, थीटा नॉट और माइनस का साइन बाहर दे दो, लिमिट पुट करो। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का पीई, लिमिट पुट करोगे पहले थीटा की जगह थीटा ही रखा जाएगा, cos थीटा माइनस थीटा की जगह थीटा नॉट, तो cos थीटा। ये आ गया आपके पास जनरल फॉर्मूला वर्क का। कितना वर्क डन होगा, इसको एंगल कितना, थीटा नॉट से थीटा रोटेट कराना है। अब मान लो वो कहे कि जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, साम्य स्थिति में रखा हुआ है, मतलब ऐसे साम्य स्थिति उसको कहते हैं जब थीटा कितना, ये थीटा नॉट कितना हो रहा है, जीरो। मतलब मोमेंटम, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट यानी पी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या सी हो, सेम। तो देखो माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना, जब जीरो पे आ जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव पी की डायरेक्शन यही हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है। तब हम कहेंगे कि जो डाइपोल है वो अपनी साम्य स्थिति में इक्विलिब्रियम में, ठीक है। उस केस में अगर आपसे वर्क पूछ लें, थीटा रोटेट कराया है इक्विलिब्रियम से, तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला। तो इक्विलिब्रियम से थीटा रोटेट कराया है तो इसका मतलब थीटा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसमें पुट कर देते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं उसका, है ना। तो एक थीटा नॉट क्या होता है,
जीरो दैट इज एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझे ना इक्विलिब्रियम, पी वेक्टर की डायरेक्शन और टी वेक्टर की डायरेक्शन सेम। तो कर दो, तो W इक्वल टू माइनस पीई, कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है, डायरेक्ट मान लिख दूं, माइनस का साइन अंदर भेज दो, थोड़ा इजी फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, और इसको, तो इसको हमें माइनस, पहले प्लस वाला लिख दिया, फिर ये फॉर्मूला यूज आप कब करेंगे, जब रोटेशन जो हुआ है डायपोल का वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हुआ है, दैट इज 0 डिग्री एंगल से हुआ है। इसका यूज कब करना है, तो उसने बोल दिया मान लो नहीं इक्विलिब्रियम से नहीं, हमने 30 डिग्री से 90 डिग्री तक रोटेशन किया, तो 30 डिग्री थीटा नॉट हो जाएगा और 90 डिग्री थीटा। हेलो, अब मान लो आपसे कहा जाए, देखो ये जो मैं केस बता रहा हूँ डायरेक्ट पूछते हैं, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, वैल्यू सॉल्व पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं। कैसे, मान लो आपसे कहा जाए केस वन कि हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करा दिया, इक्विलिब्रियम से 90 डिग्री रोटेट करा दिया, मतलब ये वाला फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जब जीरो से रोटेट करा रहे हो तो ये वर्क का फॉर्मूला, और किसी एंगल से रोटेट करा रहे हो ये, ठीक है। तो हमने इक्विलिब्रियम से 90 रोटेट कराया, बताओ वर्क कितना हो, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं करना, थीटा की वैल्यू तो रख देनी है, 90 रख देनी है। तो बताओ, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE 1 माइनस cos 90, और cos 90 कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो कितना आ गया वर्क, केवल 3 इंटू, ये जीरो आएगा, 1 माइनस जीरो 1, 1 की इंटू से होगा, ठीक है। तो मतलब अगर आपने ऐसे डाइपोल रखा है जीरो पर और आपने ऐसे 90 डिग्री रोटेट करा दिया, तो वर्क कितना होगा, P इंटू P की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे देंगे, E की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डाइपोल मोमेंट कितना है, वर्क निकाल, ठीक है। केस टू और बन जाएगा कि अगर मान लो अनस्टेबल कंडीशन तक रोटेट कराया हमने, अनस्टेबल कंडीशन कितने डिग्री पे आती है बताओ, डाइपोल की अनस्टेबल कंडीशन बताई थी मैंने, अगर जीरो पर है तो स्टेबल है, 700, पूरा एंगल 360 होता है, 700 में पहुंच गया, सॉलिड एंगल परफेक्ट, ये स्टेबल कंडीशन है, ये अनस्टेबल है क्या, ये ये अनस्टेबल, बात समझ आ रही है, क्यों अनस्टेबल है ये, क्योंकि यहाँ पे डाइ इसका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल मूवमेंट इससे इधर आ गया, मतलब फोर्स इस पर ऐसे लगनी है अंदर की तरफ, हाँ तो ऐसा मतलब अनस्टेबल कंडीशन हो गई नहीं, ऐसे लगती है तो स्टेबल, ऐसे है तो ऐसा है, बात समझ आ रही है? तो अनस्टेबल कंडीशन कितने डिग्री पाएगी, है ना। तो अब अनस्टेबल कंडीशन तक अगर आपने रोटेट कराया है, तो बताओ जरा वर्क कितना होगा, cos 180 की वैल्यू जानते हैं तो बता देंगे कितनी होती है, cos 180 जीरो बता रहे हैं, सेम ही वर्क आया तुम्हारे साथ, पी आया, वर्क सेम होगा क्या, देखो ऐसे आइडिया भी लगा सकते हो, देखो डायरेक्ट भी बता सकते हो, आपने जीरो से 90 तक रोटेट कराया, कितना वर्क बनाया, पीई, फिर 90 डिग्री और रोटेट करा दिया, तो फिर से कितना आएगा, पीई, और आप रोटेट कराया ना 90 पीई, फिर 90 पीई, तो टोटल कितना हो गया, 2 पीई हो गया ना, हो गया 2 पीई हो गया, तो यहाँ से 2 पीई आएगा, तो 2 पीई लाने के लिए cos 180 माइनस 1 लगना पड़ेगा, मतलब cos 180 माइनस 1 होता है ना, ऐसे करके दिमाग चलाया करो, अगर याद नहीं आ रही वैल्यू की, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा ये, तो अब आप समझ गए पैटर्न कि भैया 90 तक में पीई है, तो मान लो आप तुमसे कहा जाए कि हमने 270 डिग्री रोटेट कराया है, मतलब बताओ, तो पीई 90, फिर पीई 180, फिर पीई 270, कितना आ गया 3 पीई, और पूरा 360 रोटेट करा दिया तो मतलब
बढ़ता रहेगा तो आपको बताएगा वर्क। तो 0 से 360 पूरा रोटेट करा दिया। वर्क बताओ। और भी हाँ, इस डिग्री में 0 होती है। निकालेंगे इनटू 270 तक तो आपने यही ना। ये तो केवल पी और 2 पी तक आएगा आंसर यहाँ से। तो अगर 270 पे जाना है फिर 90 का अलग से निकाल के ऐड करना पड़ेगा ना। तो 360 पे जाना फिर 90 का अलग से निकाल के ऐड करोगे तो 4 पी आ जाएगा। ठीक है, नोट